यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट कर दी है। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक चैप्टर है। इस चैप्टर से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेंस के सिलेबस में ये आपको दिखाई नहीं देगा। मनी एंड बैंकिंग प्रीलिम्स का एक ऐसा पार्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स सेक्शन को लेकर, तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिलेबस पर बात कर ली मनी एंड बैंकिंग के, जो हिडन सिलेबस है जो भी, उस पर सारे टॉपिक्स पर हमने बातें की। और फिर टॉपिक्स मतलब मैंने अभी अब बताया है आपको कि सिलेबस क्या है उसका, पिछले क्लास में हमने बात की थी उस पर। पिछले क्लास में फिर मैंने आपको क्वेश्चंस बताना शुरू किया था कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ रखे हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम तैयार करें टॉपिक को, तो हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है टॉपिक्स को इसके। और फिर अल्टीमेटली उसके बाद जब हम चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अंत में हम इन क्वेश्चंस पर आएँगे और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमने पढ़ाई की है उस बेस पर, जिससे चेक हो सके कि हमने सही पढ़ाई की है या नहीं की। कल 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे फ्रेंड्स, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। सारे क्वेश्चंस हमें जानना ज़रूरी है, जो भी पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने पूछे हैं नए पैटर्न पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है इस पार्ट से। Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? आरबीआई से रिलेटेड मनी एंड बैंकिंग से हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहता है, कभी-कभी तो उससे ज़्यादा भी होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है। एक स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। इस पर हम लोग आएंगे क्लासेस में, फिर भी थोड़े से हिंट के रूप में या मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब देखिए, फॉरेन एक्सचेंज होता है। आप जानते हैं कि बाहर से कैपिटल हमारे यहाँ आता भी है, जाता भी है। तो कैपिटल के आने और जाने के प्रोसेस से जो मनी सप्लाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उस इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई कदम उठाती है, वही समझिए कि स्टेरिलाइज़ेशन है एक तरीके से। और उसी स्टेरिलाइज़ेशन में कई तरीके के कदम उठाए जाते हैं। तो वही उसी का एक पार्ट है, इनमें से कोई एक ऑप्शन वही पूछ रहा है कि कौन-सा स्टेरिलाइज़ेशन का पार्ट है आरबीआई के। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, B. Oversight of settlement and payment systems. C. Debt and cash management for the central and state governments. D. Regulating the functions of non-banking financial institutions. अभी हो सकता है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपसे ना बने, क्योंकि अभी तो बस हमें देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब आप खुद वापस से आके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हम मिलकर भी करेंगे। फिर देखेंगे यही जो अभी देखने में थोड़ा-सा डरावना-सा लग रहा है, वो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं बस क्वेश्चन के साथ अभी प्रेज़ेंट होता हूँ आपके पास। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीआई क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने लगती है। ऐसा लगता है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी।
If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. अगर रुपी जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है, रुपी का वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या लगता है आरबीआई क्या करेगी? हो सकता है आरबीआई जो है वो डॉलर्स को मार्केट में सेल करे। दूसरा ये, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अगर इंटरेस्ट रेट कहाँ, यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन में अगर गिरता है, तो हो सकता है कि वो आरबीआई को अट्रैक्ट करे किस तरफ? डॉलर खरीदने के लिए। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? इनमें से कौन सही है? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या D 1 2 and 3? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ें फ्रेंड्स, देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कैसा है, किस तरीके से। ये सब स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको लिखे हुए कि ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको लिखे हुए कहीं मिल जाए, किसी भी बुक में, किसी भी मैगजीन में, कहीं भी नहीं मिलेंगे। उसके पूछने का अंदाज ही कुछ और होता है। तो फिर होता क्या है, फिर ये सब सॉल्व कैसे होगा? जब आप पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आपको गहरे तौर पर उसको समझना पड़ता है, डेप्थ में जाना होता है। यूपीएससी जो पूछता है वो समझ के आधार पर पूछता है, डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर पूछता है। देखिए ना, आप देखिए कि उसने किस तरीके से लिखा है। इज लाइकली टू, कि हो सकता है, इज लाइकली टू हो सकता है, लाइकली टू इंड्यूस, मतलब वो आपको अनुमान लगाने को कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हो सकता है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये आपको अनुमान लगाने को कह रहा है। तो आप अनुमान कैसे लगाएंगे? आप तभी अनुमान लगा पाएंगे जब आपको अच्छे से इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होता है इसकी जानकारी हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के खरीदने से ना खरीदने से क्या होता है उसकी जानकारी हो। और जानकारी की बातें नहीं, सिर्फ उसकी समझ होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है उससे क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम खरीदेंगे तो उससे आगे जाके क्या होगा, इसकी समझ हमारे अंदर गहरी होनी चाहिए। जब इन चीज़ों की समझ आप में हो जाएगी, तभी आप इस तरीके से सोच पाएँगे कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो ऐसे होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। उस साइकिल को आप क्रिएट कर पाएँगे, इकोनॉमी की जो साइकिल होती है, उसे आप क्रिएट कर पाएँगे और आंसर तक पहुँच पाएँगे। इसी पैटर्न पर हम लोग फ्रेंड्स, ये जो डेप्थ वाली पैटर्न है कि तैयारी एक समंदर की तरह होनी चाहिए, कि आपने पहले सरफेस पर तैरना सीखा, लेकिन अब उसकी जो गहराई में बातें छुपी है, उसके लिए इसको नीचे जाना पड़ेगा आपको। आप समंदर पे आए, ऊपर वाला लेयर, फिर उसके नीचे उतरे, फिर बिल्कुल नीचे समुद्र के सतह पर। जब आप पूरे को कवर कर लेंगे, तब आप में वो डेप्थ आ पाएगी। इसी पैटर्न पर आपको अपने टॉपिक्स को समझना चाहिए। दिक्कत कहाँ होती है कि हम लोग इन्फॉर्मेटरी लेवल पर बस चीज़ों को देख लेते हैं, सरफेस लेवल पर देख लिया कि हाँ, इसका ये मतलब होता है। मतलब से बात यहाँ बनने वाली नहीं, बनेगी नहीं। यूपीएससी मतलब पे जाता ही नहीं, वो तो जाता है एप्लीकेशन पर, कि जो आपने सीखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें जिस तरीके से अप्लाई हो रही हैं, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं? मतलब अपने ज्ञान का आप रियल लाइफ में इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये देख पा रहे हैं कि नहीं? वो आप कर पाएँगे, तब जाके आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। और आप पढ़ के ही आपको लगेगा, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके से आपको समझने की डिमांड कर रहा है चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये अगले 2 क्वेश्चंस थे, फिर हम लोग आगे और बातें करेंगे। Thank you so much. Take so very good care of yourself. See you soon. Have a nice day.